चले नाज़रीन, जितने भी इंडियन ट्रिब्यून देखने वाले हमारे व्यूअर्स हैं, अपने मेजबान मुदस्सिर वानी का प्यार भरा सलाम और आदाब पहुंचे। नाज़रीन, हर बार की तरह जब भी मौका मिलता है आपको नए चेहरों से मुलाकात कराते हैं, नई चीजें आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। और आज भी मेरी दाईं जानिब अगर आप देखेंगे, एक अहम शख्सियत और एक खास शख्सियत मैं कहूँगा, और इनका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा। ये ऑथर भी हैं, राइटर भी हैं, जर्नलिस्ट भी रहे हैं, और इनकी बहुत सारी किताबें जो हैं वो मंजर आम पे आई हैं, और कुछ 100 से ज़्यादा किताबें जो है इनकी अभी तक जो है पब्लिश नहीं हुई है। और इनसे आज बातचीत करेंगे। उम्मीद यही करूंगा कि इनकी बात सुनकर हमारी जो गुफ्तगू होगी उसको सुनकर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और इनकी जो बात होगी वो जब आप सुनेंगे तो कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर रखेंगे। थोड़ा सा आपको बता दूं, इनका नाम है श्री इंदु भूषण बाली जी, और इनसे ही बात करेंगे कि इनने लाइफ में क्या कुछ देखा, किन हालात से गुजरे, पूरा इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका इस्तकबाल करेंगे। एक राइटर हैं आप जी, एक जर्नलिस्ट रहे हैं आप, एसएसबी में आपकी जॉब थी जी, काफी कुछ आपने जिंदगी में देखा हो, और आपकी उम्र भी लगभग 62 प्लस हो चुकी है। तो थोड़ा सा मुझे और मेरे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, क्योंकि हमारी जानकारी तक जो था वो हमने अपने व्यूअर्स को बताया। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन आप खुद ही दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करते हुए, ट्रिब्यून का स्वागत करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि मैं 1962 में जन्मा। मेरा जन्म स्थान मनावर है, जिसको शंभ जोड़ियाँ क्षेत्र के भी नाम से भी जाना जाता था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो मेरा जन्म स्थान जो है वो 1971 की जंग में पाकिस्तान में चला गया था। मैंने छोटी उम्र में 1965 की जंग देखी है, और उसके बाद 1971 की जंग देखी है, जिसका मेरे मन मस्तिष्क पर काफी प्रभाव है, और ये कहूँगा कि दुष्प्रभाव भी है, क्योंकि जंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जंग किसी समस्या का समाधान नहीं है। आतंकवाद किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। सर, आपने कहा कि जिस जगह आप रहते हैं वहाँ का नाम आपने कहा, और आपने कहा कि वो बदकिस्मती से जो है पाकिस्तान में चले गया है, और कुछ हिस्सा भी इधर ही है। लेकिन जो हम तक रिपोर्ट है कि आपके ऊपर जो है देशद्रोही का इल्ज़ाम लगा, आपके ऊपर जो है जुर्माना हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, वो भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि मैं जन्म से ही देशभक्ति और सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूं। मैंने बाल्यावस्था से ही जर्नलिज्म भी आरंभ कर दिया था, और सबसे बड़ी बात है कि मैं पैदाइशी ही लेखक हूं, क्योंकि मेरे दादा श्री रायजादा हंसराज बाली लाहौर यूनिवर्सिटी के पहले ग्रेजुएट थे। तो वो एक शायर थे, वो एक लेखक थे, इसलिए मेरा परिवार भी लेखनी के साथ जुड़ा हुआ है। और मैंने अपनी 8वीं कक्षा से ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जिसका नाम था नौजवान ग्राम सेवक संस्था जौड़ियाँ। तो हम उसमें गली कूचों को साफ करते थे। ये स्वच्छ भारत बाद में चला है, लेकिन मैं उससे पहले ही, और सच पूछूं तो महात्मा गांधी जी से मैं प्रेरित था। उनकी उस बात से, कुछ चीजों से मैं प्रेरित हूं, और कुछ चीजों को मैं नहीं मानता अपना व्यक्तिगत रूप में बचपन से ही। तो मैंने राष्ट्रभक्ति, क्योंकि हमने युद्ध देखे हैं, 1965 का भारत पाक युद्ध देखा है, 1971 का भारत पाक युद्ध देखा है, तो इसलिए राष्ट्रभक्ति मेरे रग रग में है, जिसके कारण मैं काफी देर इस चीज को करता भी रहा, अपने गांव में करता रहा। उसके बाद मैं 5 दिसंबर 1990 में देश की सेवा के लिए एसएसबी विभाग, जिसको आज सशस्त्र सीमा बल कहते हैं, लेकिन उससे पहले इसको स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो कहते थे। तो स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो
में मैं बिना किसी रिश्वत के भर्ती हुआ था, और उसके बाद मेरी मानवता, मेरी मानवीय संवेदना और राष्ट्रभक्ति के कारण, मेरा भ्रष्टाचार के विरोधी होने के कारण मुझे मेरे विभाग ने इतना सताया कि मैं पागलखाने पहुंच गया। उसके बाद मैं डिसेबिलिटी एक्ट के विरोध में इन्होंने मुझे पहले तो लेह लद्दाख भेजा। लेह लद्दाख जब मुझे सेना के विद्वान विशेषज्ञों ने, डॉक्टरों ने जब मुझे हाई एल्टीट्यूड के लिए अनफिट कर दिया, लेकिन मेरे विभाग ने मुझे नौकरी से अनफिट करने के बाद घर भेज दिया। उसके बाद हमने सरकार को बहुत ज्यादा कहा, मेरी पत्नी ने भी उनको प्रार्थनाएं की, लेकिन उन्होंने एक नहीं मानी। अंततः मुझे थाना मंडी क्षेत्र में, जहां के मिलिटेंसी चरम पर थी, इन्होंने मुझे वहां पर नियुक्त किया। थाना मंडी कि जब मैं पहुंचा तो वहां पर, चूंकि मैं स्थानीय हूं, क्योंकि वहां पर, लेकिन वहां पर हाई एल्टीट्यूड का असर था, वहां बर्फ पड़ी हुई थी, वहां फिर मुझे इन्होंने मेरी वेतन भी नहीं दिया गया। तो मैंने, क्योंकि मैं सर्वधर्मी हूं, मैं सारे धर्मों पर विश्वास करता हूं, लेकिन मैं सनातनी भी हूं। सनातनी होने के साथ साथ मैं सारे धर्मों को, हिंदू, सिख, मुस्लिम को मैं सब मानता हूं। तो मुझे जब मैंने वेतन मांगा, मेरी वेतन कटौती कर ली, तो मुझे पागलखाने भेज रहे थे। जब पागलखाना आपको पागलखाना जब भेजा गया, क्या हकीकत में आप उस तरह के कारनामे थे या आप पागल हुए थे, ऐसा था कुछ? मैं बड़े दुख से बताऊंगा कि मुझे इतना प्रताड़ित किया गया था, मुझे राष्ट्रभक्ति के लिए इतना सताया गया था, मुझे निरंतर सताया गया था कि मुझे खुद भी ये नहीं पता था कि मैं बीमार किस आधार पर हूं। लेकिन मुझे पता था कि मुझे कुछ बीमारी तो है जो मुझे पता नहीं चल रहा था। तो उसके बाद डॉक्टरों ने ये सारे शंकाएं जो थी वो मानसिक रोग की ओर इशारा कर रही थी। तो इन्होंने जब मेरे वेतन को रोका, तो वेतन मांगना क्या पागलपन है? मैं बिल्कुल अपने आपके भी मैं भी ये सोच रहा था कि जब आप अपना हक मांग रहे थे, अपनी सैलरी मांग रहे थे, तो तब आपको ये चीज़, या हकीकत में आपको कोई बीमारी लगी थी जिससे आपको पता नहीं चल रहा था, या फिर जिस तरह से इन्होंने आपको पागल करार दिया, पागलखाने भेज दिया, आप बुरा नहीं मानिएगा, पागलखाने भेज दिया, हकीकत में था या फिर इन्होंने कोई ऐसी ढोंग रचाया था? सर जी, इसमें हकीकत ये थी कि मैं चिंता में था। मेरी जो भ्रष्टाचार के प्रति, ये जो मेरे अधिकारी भ्रष्टाचार फैला रहे थे, मैं उसका विरोधी था। उसके कारण मुझे सिचुएशनल रिएक्शन होता था। जैसे मैं अभी भी आपसे आने पर मैं ये कहा था कि मैं थोड़ा सा धीरे से इंटरव्यू दूंगा, क्योंकि मुझे पल्पिटेशन ऑफ हार्ट होती है, मेरे दिमाग पर असर होता है, आज भी उसका दुष्प्रभाव मेरे दिमाग पर है। लेकिन सच ये है कि जब मुझे 1992 में संविधान के सारे अनुच्छेद मेरे पक्ष में जाते हैं, और सरकारी नियम है कि 2 वर्ष के बाद एक कर्मचारी को पक्का किया जाता है, उसका प्रोबेशन पीरियड खत्म करने के बाद उसको स्थायी रूप दिया जाता है, लेकिन मुझे स्थायी रूप की जगह पर वो मुझे प्रताड़ित करते जा रहे थे। मैं सीनियर फील्ड असिस्टेंट मेडिक्स हूं, और मेडिक्स होने के नाते मुझे जो इन्होंने ट्रेनिंग दी 80 दिन की, वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के विरोध में जाती है। और अगर वो मैं करता रहता तो मुझे ये किसी ऐसे नियम में फंसाते कि मेरी जमानत ही नहीं होती। जो कानून के विरुद्ध ये मेरा विभाग चल रहा था, मैंने उसके प्रति आवाज बुलंद की, जिसके कारण मुझे पागलखाने में भेजा गया। और मेरे जीवन में मुझे 1 बार नहीं 8 बार पागलखाने में भेजा गया। और ये किताब मेरी इस चीज का प्रत्यक्ष रूप है कि मैंने लिखा, ये मेरी पुस्तक है, वेयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड जस्टिस। ये वेयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड जस्टिस इस चीज का प्रमाणिक है कि मैं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक था, मैं अपने देश की सेवा के लिए जागरूक था, मैं मानवीय आधारों के प्रति जागरूक था, जिसका मुझे मानवीय और राष्ट्रीय
अधिकार पर जागरूक होने का दंड दिया गया, जो मुझे बार बार पागलखाने में भेजा गया और आज तक मुझे स्थायी नहीं किया गया, जिसके विरोध में मैंने आवाज बुलंद की, मुझे बार बार वहां पर सताया गया। क्योंकि थाना मंडी में मुसलमानों ने हिंदुओं के मंदिरों को रिपेयरमेंट दिया था, उसको बिल्कुल दोबारा पुनर्गठित किया गया था। उससे भी प्रभावित होकर मैंने भी मस्जिद में काम किया और उस मस्जिद में शंका यह भी थी कि वहां पर हथियार हो सकते हैं, इसलिए मेरा ये जो वहां जाना था मुझे दोनों तरफ से भारी पड़ा, मुस्लिम से भी और हिंदुओं से भी। लेकिन चूंकि मेरी दोस्ती वहां के स्थानीय तहसीलदार खान साहब से दोस्ती थी, चूंकि मेरी आईबी के उच्च अधिकारी से दोस्ती थी, इसलिए इसके बावजूद मेरे ऊपर देश विरोधी गतिविधियों के आरोप लगे, जबकि मुझे इन्होंने पागलखाने में भेजा हुआ था। पागलखाने वालों ने मुझे वापस नौकरी पर भेजा तो मेरे वहां पर अधिकारियों ने उसको नहीं माना, उल्टा मेरे ऊपर देश विरोधी गतिविधियों के आरोप लगाते हुए ये कहा कि ये अफसरों के विरुद्ध ऐसे ही आरोप लगाता है, झूठे आरोप लगाता है। जबकि मुझे जिस दिन मैं पागलखाने में पहली बार गया था, मुझे प्रदीप कुमार गुप्ता ने, मेरे सर्कल ऑर्गेनाइजर ने मारा था, जिससे मेरे दिमाग में चोट आई थी, और वहां भी मुझे राकेश कुमार ने मारा था। उसके बाद मेरे दिमाग में ये परिवर्तन आए, इन्होंने मुझे पागलखाने भेजा। लेकिन पागलखाने वालों ने कहा कि इसको कार्यालय में सताया जा रहा है, इसको कोई भी मानसिक बीमारी नहीं है। तो ये सब कुछ वहां से जब आई रिपोर्ट तो मेरे अफसरों ने मुझे हाजिर ही नहीं किया गया, और तब तक हाजिर नहीं किया गया जब तक उनके पास मेरी ट्रांसफर का ऑर्डर नहीं आ गया। कोई भी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो आदमी थाना मंडी में देशद्रोही है, क्या वो भारत के किसी भी कोने में अगर उसको स्थानांतरित कर दिया जाएगा तो क्या वो देशभक्त हो जाएगा? क्यों नहीं मेरी थाना मंडी में ही उच्च स्तरीय जांच की गई? मेरा सवाल है कि मेरे साथ मेरी सेहत का, मेरे परिवार का जो दमन कर रहे थे मेरे ही विभागीय अधिकारी, तो उसकी जांच आज भी होनी चाहिए। जिसके बाद मुझे इन्होंने राजस्थान और गुजरात में भेज दिया। मैंने गुजरात में भी जाकर अपनी डिमांड की, मैंने अपने मौलिक अधिकारों की मांग की, लेकिन वहां पर भी मुझे न्याय नहीं मिला। मेरी जांच का, मैंने जब इरबन हॉस्पिटल में मैंने अपनी जांच करवाई तो मुझे वहां पर तपेदिक घोषित हुई, आंतड़ियों की तपेदिक। यानी कि 4 साल से जो मैं 1992 से लेकर 1996 तक जो मैं झेल रहा था, मुझे उच्च तापमान पर भेजा, लेह लद्दाख भेजा, मुझे थाना मंडी में सताया गया। मैं लगातार भूखे रहने से मेरी आंतड़ियों में टीबी होगी, मैं तपेदिक रोगी हो गया, और उसके बावजूद भी मुझे मेस में खाना नहीं खिलाने दिया, मुझे मेस में खाना खाने से रोक दिया। अपने घर से मैं इतनी दूर था, जहां मेरी भाषा नहीं समझी जा रही थी, जहां मेरी चिंताएं नहीं सुझाई जा रही थी, उसके बावजूद मुझे वहां पर भेजा गया। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा गुजरात की पुलिस का, जिन्होंने मुझे बहुत समर्थन दिया था। मुझे वहां पर जेल भी काटी, मैंने 1 महीना वहां पर जेल काटी, क्योंकि मैंने राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी को, उस समय के राष्ट्रपति जी को, आज भी मैडम द्रौपदी मुर्मू जी को मैं लगातार प्रार्थनाएं कर रहा हूं, और उस प्रार्थनाओं का अभी तक मेरे पक्ष में तो जा रही हैं, लेकिन मुझे न्याय आज भी नहीं मिला। सुना था सर वो आपके ऊपर कोई फाइन भी हुआ है, वो किस चीज़ को लेकर था, क्या था, वो थोड़ा सा बताएंगे? मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि मेरे ऊपर देशद्रोह का भी आरोप था, जिसको वो प्रमाणित नहीं कर सके। तो इसके लिए जब 1996 में मेरी धर्मपत्नी ने एक लेटर लिखा राष्ट्रपति को भी और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय को भी, मैं बताना चाहूंगा कि उस समय जम्मू कश्मीर
उच्च न्यायालय नाम था, जबकि आज जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय है। तो जब हमारी वो बहुत ही विद्वान मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने उस पत्र पर संज्ञान लिया, उस पर कार्रवाई की और वो सिंगल बेंच में लगा। सिंगल बेंच में जस्टिस AM मीर जी ने हमारी बात सुनी और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे विभाग से जवाब मांगा। लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता कि AM मीर जी ने जो खुद लिखा था कि इसके संवैधानिक अधिकार खंडित हुए हैं, आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ है, उसके लिए उन्होंने मुझे DC रैना जी भी न्याय मित्र रखे। उनकी सहायता वर्तमान न्यायाधीश हैं श्रीमती मोक्षा खजूरिया जी इस समय, तो उस समय वो उनकी सहायक थी। तो तब भी मुझे न्याय नहीं मिला। मुझे सिक्योरिटी रीजन माना गया, मुझे सिक्योरिटी के लिए माना गया, जो इन्होंने रक्षा के लिए कहा था कि ये रक्षा के लिए खतरा है, तो मुझे वो रक्षा का खतरा मानते हुए मुझे उन्होंने वहीं पर भेजा। तो ये जो चीजें थी उसके लिए मुझे वहां से दोबारा प्रताड़ित किया गया और मुझे पुंछ में ये सब कुछ होने के बावजूद न्यायालय का भी उन्होंने अपमान करते हुए मुझे दोबारा पुंछ के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया। जबकि मैंने वहां से फिर आपत्ति जताई तो मुझे फिर पुंछ में लगाया गया और पुंछ से मुझे पागल करार करके नौकरी से निकाल दिया था। तो ये चीजें मैं, चूंकि न्यायालय में बार बार वकीलों के जरिए जा रहा था तो मुझे न्याय नहीं मिल रहा था। इसके बाद मैं डिसेबिलिटी एक्ट में गया, जहां पर मेरा उन्होंने एम्स में दोबारा मेरा मेडिकल जांच करवाई, जहां से यह रिपोर्ट मिली कि इसको कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तपेदिक से ठीक हो चुका था। जब जैसे ही मैं तपेदिक से ठीक हुआ, लेकिन प्रताड़ना मुझे आज भी है, प्रताड़ित मैं आज भी हूं, क्योंकि मुझे विभाग से और न्यायपालिका से अभी तक न्याय नहीं मिला। उसके लिए जब मैं 2020 में माननीय जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में गया तो मेरी याचिका को यह कहते हुए रद्द कर दिया, डिले एंड लेचेस, यानी कि देरी के आधार पर मेरी याचिका को रद्द किया। उसके बाद मैंने फिर वो रिव्यू डाली। रिव्यू में जस्टिस साहब ने माना कि ये बहुत नजदीक पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी डिले एंड लेचेस है। जबकि सच ये है कि डिले एंड लेचेस डिसेबल पर्सन पर लागू ही नहीं होता, जिसके ऊपर 2003 में कुणाल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का डिसीजन आ चुका है और वो डिसीजन संविधान की धारा 141 और संविधान की धारा 144 के अंतर्गत न्यायाधीश, न्यायपालिका, अधीनस्थ न्यायपालिका और कोई भी संगठन, सरकारी संगठन, निजी संगठन, इवन के भारत के पूरे नागरिक उसको मानने के लिए बाध्य है। यही कारण है कि जिसको फांसी पर लटकाया जाता है, उस फांसी पर लटकने वाले का भी मौलिक कर्तव्य बन जाता है कि वो चुपचाप सुप्रीम कोर्ट के न्याय को मानते हुए फांसी पर लटक जाए। ये बहुत बड़ी बात है कि उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर न्यायपालिका में मेरी उस चीजों को नहीं माना गया और जब मेरी सुनवाई LPA में हुई तो उन्होंने मुझे बार बार जेल भेजने की धमकी दी। लेकिन जब मैंने उसी के साथ साथ मुझे यह कहा गया कि आप सिंगल बेंच में आइए, आपने चूंकि पहले वेतन मांगा है, 504 दिन का वेतन मांगा है, वो वेतन हम आपको नहीं देंगे, जबकि वो वेतन मेरा फंडामेंटल राइट्स है। उसके बावजूद भी डबल बेंच ने मुझे कहा कि सिंगल बेंच से आइए। अब सिंगल बेंच में जब मैं आया तो मुझे बहुत अच्छा पहले मिला, लेकिन जैसे जैसे नए न्यायाधीश आते रहे मुझे डांटते रहे, मुझे इतना डांटते थे कि आपको हम जेल भेज देंगे, आपको हम, भाई एक दिव्यांगता के आधार पर अपनी नौकरी वापस मांग रहा है, अपना न्याय मांग रहा है, तो जेल क्यों भेज दोगे? क्या हमारी धारा 19 को आप खंडित कर दोगे? क्या हम आज भी गुलाम हैं भारत के? क्या हम आज भी मुगलों के अधीन हैं?
हम इतने सालों से जो आजादी मना रहे हैं, एक तरफ हम आजादी का महोत्सव मना रहे हैं और दूसरी तरफ हमें अपने अधिकार मांगने के लिए भी जेलों की धमकी दी जाती है। और इसके साथ ही जब मैंने हमारे जोड़िया में एक बड़ी अप्रिय घटना घटी, हमारा एक बच्चा युवा जो है वो दरिया चिनाब में बहता हुआ पाकिस्तान चला गया। तो उसके बाद वहां से किसी अल्लाह के देवता ने, अल्लाह के मानव ने वहां से फोन करके जोड़िया वालों को बताया कि आपका बेटा यहाँ कब्रों में दफन है। तब वो हमारे आगे पीछे भागे, लेकिन वहां से मुझे भी पता चला कि अगर आप न्यायपालिका से कुछ राहत ले सकते हो तो आप करिए। मैंने वो अपने ही खर्चे पर सब कुछ करने के बाद मैं न्यायपालिका में गया, लेकिन न्यायपालिका में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश श्री ताशीर अबस्तान जी के उपस्थित हुआ। उन्होंने मुझे डराया, उन्होंने मुझे धमकाया, उन्होंने मुझे बार बार जेल भेजने की धमकी दी और उसके बाद मेरी वो याचिका को रद्द किया। और रद्द करने के बाद उन्होंने सुमोटो लिया। वो पूर्वाग्रह था, क्योंकि वो 1996 से 1998 से जैसे ही वो न्यायाधीश अधिवक्ता बन गए थे तो वो एसएसबी के साजिश में शामिल हैं। और उसके बाद मुझे सेम डे, उसी दिन मुझे सिंगल बेंच की भी मेरी सुनवाई थी, तो मुझे राहुल भारती जी ने भी कोर्ट में मुझे 25,000 जुर्माना बोला और असल में मुझे 5,000 का जुर्माना किया गया और मेरी याचिका को रद्द कर दिया। मेरी याचिका को रद्द कर दिया, जिस पर मैंने रिव्यू डाली और रिव्यू पर मुझे 5,000 रुपये का जुर्माना भी किया गया। उसके बाद अब वक्त आ जाता है कि राष्ट्रभक्ति का तो परीक्षा मैं देता ही रहता हूं। मैंने राष्ट्रभक्ति और मानवता के लिए तो मैंने पहले ही जहर के प्याले पिए हुए हैं, जिस तरह सुकरात ने पिए, जिस तरह गलीलियो को अलग किया, मुझे भी इसी तरह सुकरात की तरह जहर के वो घूंट पिलाए हैं जिसके लिए मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया, जिसके लिए मेरा जीवन ही बर्बाद हो गया। तो इसके तहत मुझे मेरे ही जोड़िया में 100 मीटर के दिशा निर्देशों का उल्लंघन होते हुए, जो कि सेना ने वहां एक उच्च स्तरीय बोर्ड, लोहे का बोर्ड लगा रखा है, और उस बोर्ड पर जब मैंने पढ़ा कि 5 नवंबर 2018 का अंतरिम आदेश हुआ है, उसके आधार पर और रक्षा मंत्रालय की दिशा निर्देश 2011 के अंतर्गत और दिशा निर्देश 2016 के अंतर्गत 16 की दिशा निर्देश के अंतर्गत 100 मीटर के भीतर कोई भी निर्माण कार्य करना वर्जित है। जब ये मैंने देखा तो हमें पता चला, हमने बिल्कुल उस पर ध्यान दिया और हम तुरंत हाई कोर्ट का रास्ता देखा हमने, और हमने हाई कोर्ट में एक जनहित अबलिक राष्ट्रहित में याचिका दायर की। उस याचिका में कोई भी, ना तो जम्मू कश्मीर का कोई आया, ना ही भारत सरकार का कोई आया, जबकि मैंने दोनों को उसकी प्रतिलिपियां, उसकी कापियां दे रखी हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं आए। मुझे उस दिन सुनवाई के लिए, चूंकि मैं घर से ही करता हूं, मैं वरिष्ठ नागरिक हो गया हूं, उसके बाद भी मुझे उन्होंने लिंक नहीं भेजा, जो संभवतः माननीय मुख्य न्यायाधीश ताशीर अबस्तान जी का दोष, उनका चूक हो सकती है। लेकिन जब मुझे दोबारा वहां पर सुनवाई का मौका मिला तो मुझे सुनते हुए, क्योंकि मैंने याचिका में सीधा सीधा अपने ये सारे कारनामे बताते हुए, जो कि मैंने कई विश्व कीर्तिमान भी स्थापित किए हुए हैं, जिसको विश्व रिकॉर्ड बोला जाता है। मैं थोड़ा सा हिंदी और अंग्रेजी में भी आपको समझा दूं कि विश्व कीर्तिमान, वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाए हुए हैं। और जब मैंने उसमें लिखा हुआ है पैट्रियोटिक पैटर्न प्रेस कोर काउंसिल, तो उससे भी मेरे लगता है कि वो उनको गुस्सा आया होगा कि ये घर से ही देशभक्त बन के आ गया है। तो उसके बाद उन्होंने फैसला रिजर्व कर दिया और उस रिजर्व के दूसरे दिन उसको अनाउंस कर दिया, और उसने मैं हंसा ये देखकर कि मुझे मात्र 10,000 रुपये का जुर्माना किया है। मेरी देशभक्ति को मात्र 10,000 की तुला में तोड़ा गया है।
जिसको मैं बहुत ही दुर्भाग्य हुआ कि मेरे देश में मौलिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए मेरी न्यायालय, हमारी न्यायालय महोत्सव, अमृत महोत्सव के आजादी का महोत्सव मनाने के बावजूद जुर्माना कर रही है। 10,000 की तो कोई बात ही नहीं, जुर्माना कर रही है। जबकि यही न्यायपालिका, उच्चतम न्यायपालिका, माननीय उच्चतम न्यायपालिका प्रशांत भूषण के केस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बदले मात्र 1 रुपया जुर्माना करती है और देशभक्ति के विरुद्ध 10,000 रुपये का जुर्माना करती है। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि अगर देश में अगर मैं विभाग में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ता हूं, अगर मैं विभाग में मानवीय आधारों पर, मानवीय मूल्यों पर आधारित कार्य करता हूं, अगर मैं विभाग में राष्ट्रभक्ति कार्य करता हूं, तो मुझे पागल खानों में भेजा जाता है। और यदि मैं पुलवामा की आड़ में दोबारा ना हो, कोई आतंकवादी हमला पुलवामा की तर्ज पर दोबारा ना हो, कोई भी हमला 26/11 की तरह दोबारा ना हो, कोई भी हमला पठानकोट एयरबेस की तरह दोबारा ना हो, कोई भी हमला संसद पर दोबारा ना हो, इसको मैं जागरूकता के आधार पर मैं कोर्ट में लेकर जाता हूं, तो कोर्ट में मुझे जुर्माना लगाया जाता है और साथ में यह कहा जाता है कि ये याचिका तुच्छ है, ये याचिका फ्रिवलस है, ये याचिका एब्सर्ड है, यानी कि ये याचिका हास्यास्पद है। ऐसी हमारी इस समय की आधारशिला पर हमारा देश 140 करोड़ का देश खड़ा है। जबकि ये याचिका डिसमिस होने के बाद मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे देश की सेना का उस अखनूर सेक्टर में एक कैप्टन, एक जवान शहीद हो जाते हैं। क्या मेरा सबसे सवाल है, मेरा देश से सवाल है कि क्या मेरे 10,000 रुपये को सैनिक कल्याण में डालने से सैनिकों को श्रद्धांजलि मिलेगी? क्या उनका कल्याण हो जाएगा? इस तरह का ये चीजें मैं ये कर रहा हूं। और लेकिन इसमें मैं एक चीज अच्छी कहूंगा कि जब मैंने इसको रिव्यू के लिए डाला तो मैंने वो पिटीशन अपनी, उसकी PDF जो है वो राष्ट्रपति भवन में भी भेजी, जिस पर माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने तुरंत एक्शन लिया और 3 घंटे के अंदर अंदर चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर को भेज दिया, जिसमें हमें यह भी बताया गया कि आप उनके साथ सीधा संपर्क कर सकते हैं, जबकि उनको ये दिखाया कि आप इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करके याचिकाकर्ताओं को, यानी कि प्रेस कोर काउंसिल को जवाब दें। ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत ही खुशनुमा है, बहुत ही प्रभावशाली है, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। इसलिए मैं इस कार्य पर करते हुए मैं आज खुशी व्यक्त करता हूं। मैं अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ श्री चौहान जी और अनिल चौहान जी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ श्री उपेंद्र द्विवेदी जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने याचिका रद्द होने के बाद भी उच्च स्तरीय जांच आरंभ कर दी है। और वो जांच वहां पर स्थानीय जौड़िया में उप जिला का निर्माणाधीन चिकित्सालय की बहुत अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं, जिसके लिए मैं उन सब का हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं, उनका शुक्रिया करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि न्यायपालिका से मेरी याचिका रद्द होने के बाद भी उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की है, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। इसलिए मैं 10,000 तो क्या 10,000 करोड़ भी अगर मेरे ऊपर जुर्माना होगा तो मैं इस राष्ट्रभक्ति से पीछे नहीं हटूंगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आपको बता दूं, इनकी पूरी गुफ्तगू आपने सुनी, इनका इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था। ये आम शख्सियत नहीं है, काफ़ी बड़ी शख्सियत है और इनके कारनामे जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ। और इन्होंने सदर
सदर के लिए अपना नाम जो है दिया था। और इससे अंदाज़ा ये लगा सकते हैं आप कि एक बड़ी शख्सियत है। और इनके जो दर्द फरियाद इमोशनल हुए थे ये, इनने कहा कि जनाब जब भी हक की आवाज़ होती है उसको दबाने के लिए पूरी कोशिश की जाती है। और इनने कहा कि कुछ ऑल ऑफिसर्स मैं कहूँगा उनकी वजह से इनकी ज़िंदगी में तो जो है इनकी ज़िंदगी और इनकी परिवार की ज़िंदगी को है काफ़ी ख़राब कर दिया है। और जहाँ पर इंसाफ, जिस वक्त इंसाफ की घड़ी होती है उस वक्त जो है डिले किया जाता है। और उसके बाद आम नागरिक को जो है मैं यही कहूँगा कि उसको जो है उसका टाइम ज़ाया किया जाता है, वक्त पे जो है उनकी सुनवाई नहीं होती है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कहा, जिस तर्ज से इन्होंने कहा, एक जर्नलिस्ट रहे हैं, एक राइटर रहे हैं। मैं पहले कह चुका हूँ कि 9-10 बुकें जो है इनकी अभी तक जो है लॉन्च हो चुकी हैं, पब्लिश हो चुकी हैं। और उसके अलावा कुछ ऐसी बुकें हैं 100 से ऊपर जो इनकी किताबें हैं मैं कहूँगा वो अभी तक जो है लॉन्च नहीं हुई हैं, ये आप देख रहे हैं। और श्री इंदु भूषण जी भाली इनका नाम है। और इनकी जो बुक्स आप देख रहे हैं इनके हाथों में हैं। और इन बुक्स में भी इन्होंने उस चीज़ का जिक्र किया है कि किस तरह से इनके साथ क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हुआ था, और वो सब चीज़ें इन्होंने बताई। और ने ये भी बताया कि जनाब जब मुझे पागल खाने डाला जाता था, मुझे पीटा जाता था, मेरे साथ जो है वो सब किया जाता था जो किसी और के साथ ना हो। और ये भी बता दूं, इन्होंने कहा कि इनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये जो है देश के खिलाफ चल रहे हैं। उसके बाद इनको जो है इस बेस पे भी बताया जा रहा है कि उस वक्त जो है हिंदू मुस्लिम जो है आज भी भाईचारा कायम है जम्मू कश्मीर में, उस वक्त भी था। और मुसलमानों ने वहाँ पर इनके एरिया में जो है मंदिरों को रिपेयर करने के लिए जो है योगदान दिया था। तो उसी तरह से ये भी जो है मस्जिद में योगदान के लिए गए थे। और उसके बाद इनको जो है इल्ज़ाम इस तरह से लगाया गया। फिलहाल आपकी क्या राय है आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इनके दर्द फरियाद, SSB में इनकी जॉब थी, उसके बाद क्या कुछ हालात रहे। उम्मीद और तवक्को यही करेंगे कि आने वाले कल में किसी और के साथ ऐसा न हो। फिलहाल देखते रहिए इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़। अपनी मेज़बान मुदस्सिर वानी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।